नमस्कार लर्नर्स। आज के इस लर्निंग सेशन के दौरान हम लोग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में जानेंगे। मैं हूं मोनिका व्यास साहू। मैं सहायक संचालक हूं, वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर हूं लोकल फंड एंड ऑडिट विभाग में। लोकल फंड एंड ऑडिट विभाग बेसिकली वित्त विभाग का एक प्रभाग है जिसमें हम लोग लोकल बॉडीज का ऑडिट करते हैं। लोकल बॉडीज से तात्पर्य है ऐसे निकाय जिनका अपना सेल्फ अर्निंग भी होता है और साथ ही साथ शासन से इन्हें अनुदान भी प्राप्त होता है। तो जितनी भी आपकी यूएलबीज और पीआरआई हैं, जैसे कि आपकी नगर निगम, नगर पालिकाएं, परिषद, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत या फिर कृषि उपज मंडियां, विश्वविद्यालय, ये सब लोकल बॉडीज के अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। तो चलिए लर्नर्स, आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग ऑडिट के बाद लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कैसे बनाते हैं उसके बारे में एक समझ विकसित करते हैं। तो लर्नर्स, आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग ये समझ एक विकसित करेंगे कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बेसिकली क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है, किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक होलिस्टिक अप्रोच हम ऑडिट रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हमारे इस सेशन का एक और ऑब्जेक्टिव है कि रिपोर्ट के अंतर्गत जो हम आपत्तियों का निर्माण करते हैं, ऑब्जर्वेशंस का निर्माण करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, किन चरणों के माध्यम से हम तर्क सम्मत आपत्तियों को निर्मित कर सकते हैं, ये भी हम इस मामले में भी हम एक समझ विकसित करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट निर्माण में आपत्तियों के चयन के संबंध में भी हम एक समझ विकसित करेंगे कि रिपोर्ट में कौन कौन सी आपत्तियों को हमें शामिल करना है और किस तरह की आपत्तियों को हमें शामिल नहीं करना, इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों में जब ऑडिट के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो उन गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में किस तरह की कार्रवाई या किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन बीइंग एन ऑडिटर हम लोगों को करना है, इस विषय पर हम एक ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हम ओवरऑल ऑडिट प्रक्रिया में किस तरह से ऑडिट प्रक्रिया का संपादन करते हुए किस तरह से साथ साथ में क्रमिक स्तर पर ऑडिट रिपोर्ट निर्माण करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट का सबमिशन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ, ऑडिट रिपोर्ट के साथ हम लोगों को कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, इन सब चीजों के बारे में हम एक होलिस्टिक व्यू डेवलप करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। मॉड्यूल 1, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के वैधानिक आधार। इस मॉड्यूल में हम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कानूनी आधार को समझेंगे। मॉड्यूल 2, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन स्वरूप और विषय वस्तु। इस मॉड्यूल में हम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संरचना और सामग्री पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 3, लेखा परीक्षा आपत्तियां, वित्तीय अनियमितताएं और प्रमुख मुद्दे। इस मॉड्यूल में हम वित्तीय अनियमितताओं और अन्य प्रमुख आपत्तियों को देखेंगे। मॉड्यूल 4, संपरीक्षा प्रतिवेदन में आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं। इस मॉड्यूल में हम आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। मॉड्यूल 5, निष्कर्ष। इस मॉड्यूल में हम पूरे पाठ्यक्रम से सीखी गई महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में समझेंगे और उनका सार प्रस्तुत करेंगे। अंकेक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो संपरीक्षा प्रतिवेदन ही होता है, क्योंकि अंकेक्षण जैसे ही शुरू होता है उसके साथ साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन के क्रमिक स्तर पर प्रारंभ हो जाता है। यदि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो अंकेक्षण प्रतिवेदन जो होता है, अंकेक्षण प्रतिवेदन चरणबद्ध तरीके से निर्मित किया जाता है। जब आप अंकेक्षण शुरू करते हैं तो आप आपत्तियां देते जाते हैं, जिसे हम मेमो कहते हैं। उन आपत्तियों में से कुछ आपत्तियां निराकृत हो जाती हैं उस पीरियड में, कुछ आपत्तियां रह जाती हैं। तो जो आपत्तियां एट द एंड रह जाती हैं वो हमारे अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अंकेक्षण प्रतिवेदन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपरीक्षा प्रारंभ करने के साथ ही शुरू हो जाता है। इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम प्रतिवेदन निर्माण से लेकर कार्यालय में संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सारे चरणों को विस्तृत रूप से हम समझने वाले हैं। तो लर्नर्स, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक परिभाषा क्या होती है वो समझेंगे और प्रतिवेदन निर्माण के जो वैधानिक स्रोत हैं
उसके बारे में हम एक समझ विकसित करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संपूर्ण संपरीक्षा कार्य का एक व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। हम ये कह सकते हैं कि ये निष्कर्षों का प्रतिबिंब है। जैसे हमारी आइडेंटिटी हमारे आधार कार्ड से होती है, वैसे ही एक संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है आपका ऑडिट रिपोर्ट या लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन। यदि हम एक वैधानिक या स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा तथा लेखा परीक्षा नियम 2007 में इसे एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन दी गई है इसकी, जिसमें उन्होंने बताया है कि लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रतिवेदन जिसमें लेखा परीक्षा के परिणाम दिए गए हों वह लेखा परीक्षा प्रतिवेदन होता है। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो संपूर्ण संपरीक्षा अवधि में जारी किए गए समस्त आपत्तियों में से जो अनिराकृत आपत्तियां हैं, उन अनिराकृत आपत्तियों के आधार पर जो ड्राफ्ट निर्मित किया जाता है वो ही बेसिकली लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन होता है। अब हम बात करते हैं कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्माण के वैधानिक आधार कौन कौन से हैं। जब लोकल फंड ऑडिट के तहत जो कुछ नियम, अधिनियम या विशिष्ट निकायों के कुछ अधिनियम निर्मित किए गए हैं वो हमें एक वैधानिक आधार प्रदान करते हैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्माण करने के लिए। तो कुछ इस संबंध में जो अधिनियम है उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 है और इसी के आधार पर मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 निर्मित किया गया था। ये हमें बेसिक आधार प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग की अपनी नियमावली है 1981। ये मुख्य रूप से लोकल फंड ऑडिट के वैधानिक आधार हैं, वैधानिक स्तंभ हैं। इसके अलावा जिन निकायों की हम संपरीक्षा संपादित कर रहे हैं उन निकायों के अपने व्यक्तिगत या विभागवार अधिनियम और नियम हैं, तो वो भी हमें एक आधार प्रदान करते हैं लेखा परीक्षा संपादन करने के लिए। जैसे जब हम यूएलबीज का ऑडिट कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए जो नियम है वो। जब हम मंडियों का ऑडिट कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए जो नियम है वो। विश्वविद्यालय का अधिनियम है, जब हम विश्वविद्यालयों का ऑडिट कर रहे होते हैं उस दौरान उस विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुछ नियम निर्मित किए गए हैं वो। पंचायत का ऑडिट जब हम संचालित कर रहे होते हैं या उनकी रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो पंचायत अधिनियम, इसमें संविधान संशोधन भी शामिल है और उसके तहत बनाए गए नियम। इसके अतिरिक्त कुछ लेखा नियम हैं जो शासन स्तर पर वित्त विभाग द्वारा निर्मित किए गए हैं, जैसे कोषालय संहिता और वित्तीय संहिता। ये एक बेसिकली हमें पैसे के नियमित और मितव्ययता के साथ किस तरह से हमें खर्चा करना है उस संबंध में गाइडलाइन हमें निर्देशित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और नियम हैं जो संपरीक्षा के दौरान या संपरीक्षा प्रतिवेदन निर्माण करने के दौरान हमें सहयोगी होते हैं, जैसे भंडारक्रय नियम या समय समय पर यात्रा भत्ता नियम वगैरह, समय समय पर जो शासन द्वारा नियम निर्मित किए गए हैं वो। तो ओवरऑल ये सारे वैधानिक स्तर पर अधिनियम और नियम हैं जो हम लोगों को एक आधार प्रदान कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम अपना संपरीक्षा संचालित करते हैं और संपरीक्षा संचालित करने के साथ साथ संपरीक्षा प्रतिवेदन का निर्माण करते हैं। तो लर्नर्स, आज मॉड्यूल फर्स्ट में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट जाना कि संपरीक्षा प्रतिवेदन क्या होता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि संपरीक्षा प्रतिवेदन हमारी क्रमिक प्रक्रिया है जो ऑडिट शुरू होने के साथ साथ ड्राफ्टिंग स्तर पर शुरू हो जाता है और जब हमारा ऑडिट संपन्न होता है तो उसके बाद इसे एक अंतिम रूप दिया जाता है। जो आपत्तियां अनिराकृत होती हैं उनके आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाता है। और इसके अलावा आपने मॉड्यूल 1 में ये समझा कि कौन कौन से वैधानिक आधार हैं जिसके आधार पर हम संपरीक्षा संपादित करते हैं और जिनके आधार पर ही हम संपरीक्षा रिपोर्ट भी निर्मित करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा एक विजन डेवलप हुआ होगा मॉड्यूल 1 के अंतर्गत। ओके। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि संपरीक्षा प्रतिवेदन संपरीक्षा कार्य का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है
जो वैधानिक नियमों के अनुसार निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। यह ड्राफ्ट रिपोर्ट अनिराकृत आपत्तियों के आधार पर तैयार होती है। आइए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल में। अब चलते हैं मॉड्यूल 2 में। बेसिकली हम प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होना चाहिए और प्रतिवेदन की विषय वस्तु क्या होना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आपत्तियों का निर्माण कैसे किया जाता है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत जो आपत्तियां होती हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको हम किस तरह से बनाएं कि हमारे ऑब्जर्वेशंस बहुत संक्षिप्त भी हो और पूर्णता के साथ तार्किक भी हो। तो आइए हम शुरू करते हैं मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 में सबसे पहले प्रतिवेदन का स्वरूप और विषय वस्तु। प्रतिवेदन कैसा होना चाहिए, मतलब हम जब संपरीक्षा प्रतिवेदन बीइंग एन ऑडिटर लिख रहे होते हैं तो किन चीजों को हमें दिमाग में रखना चाहिए। जैसे हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि संपरीक्षा एक नेगेटिव कार्य है। बेसिकली ऑडिट हमेशा एक नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। हम कमियां ढूंढते हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जब हम ऑडिट रिपोर्ट लिखते हैं, तो हमारी भाषा बहुत विनम्र होनी चाहिए, अवैयक्तिक होना चाहिए, उसमें व्याकरण का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही ये ध्यान रखने वाली बात है कि भड़काने वाली भाषा से हमें परहेज करना चाहिए। संपरीक्षा प्रतिवेदन जो हो वो बहुत विस्तृत ना हो, लेकिन इतना संक्षिप्त भी ना हो कि वो पूर्णता लिए हुए ना हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रतिवेदन संक्षिप्तता के साथ उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और पूर्णता होनी चाहिए। यानी हमारी बात जिस आपत्ति को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस अनियमितता को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस अनियमितता के बारे में हम सारी बातें भी बता दें और बहुत विस्तृत ना होकर वो समग्रता लिए हुए हो। तो ये एक महत्वपूर्ण चरण है हमारा। इसके अतिरिक्त हमारा जो रिपोर्ट होना चाहिए वो बहुत तथ्यात्मक होना चाहिए। यानी हाइपोथेटिकल रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। हमारी राइटिंग ऐसी नहीं होना चाहिए वो हाइपोथेटिकल हो। रिपोर्ट को संपरीक्षक का अभिमत बताने या व्यापक या सामान्य बयान देने से बचना चाहिए। रिपोर्ट अच्छी तरह से तथ्यों और तर्क पर आधारित होना चाहिए। जिस भी अनियमितता को हम हाईलाइट कर रहे हैं, उस अनियमितता के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तर्क हमें रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे हमारी रिपोर्ट की व्यापकता भी बढ़ती है और बहुत रियलिस्टिक लगती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त ये आवश्यक है कि एक निष्पक्ष और तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाए। राजनीतिक राय से प्रेरित या पक्षपातपूर्ण अभिव्यक्ति से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। यानी किसी स्पेसिफिक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में हमारे तर्क नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, लोकल बॉडीज होती हैं, वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। तो बीइंग एन ऑडिटर हमें तटस्थ रवैया अपनाना है, और ये तटस्थ रवैया हमारी भाषा में, हमारी ऑडिट रिपोर्ट की भाषा में भी नजर आना चाहिए। इसके बाद आता है रचनात्मक स्वर होना चाहिए हमारे ऑडिट रिपोर्ट में। रचनात्मक स्वर का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ऑडिट अपने आप में एक बहुत ही नीरस कार्य है, क्योंकि हम हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। हम सिर्फ कमियों को बताते हैं, हम अनियमितताओं को बताते हैं, पर रिपोर्ट हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि केवल ये अनियमितताओं या नकारात्मक पक्षों को हाईलाइट करते हुए ना हो। आलोचना करते समय भी हम रिपोर्ट को रचनात्मक स्वर दें, यानी कि व्यक्तियों की गलतियों के बजाय हम सिफारिशों को भी उसमें शामिल करें। एक रचनात्मक स्वर के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट को निकाय स्तर पर जब प्रस्तुत किया जाता है, तो वो निकाय, वो नगरीय निकाय या वो लोकल बॉडी उसे ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाती है, उसे मान्य किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमें हमेशा नकारात्मक नहीं होना, बल्कि हमें सिफारिशों पर और पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें अपनी चीजों को बताना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हमारी रिपोर्ट नीरस ना लगे। उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट समर्थित तथ्य हो, उसमें निष्कर्ष जो हो उसमें हम ग्राफ, तालिकाओं के माध्यम से या फिर बार डायग्राम के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रखें। इस तरह से प्रेजेंटेशन से रिपोर्ट की नीरसता भी कम होती है, और साथ ही साथ ये भी होता है कि हमारी रिपोर्ट समझने के लिए ज्यादा सरल हो जाती है।
और कंपैरिजन, यदि हम किसी, मान लीजिए रिपोर्ट में हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं और बजट का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो वो समझने के लिए बड़ा इजी हो जाता है कि पिछले वर्षों में ये था और इस वित्तीय वर्ष में ये है। तो यदि हम इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हैं तो हमारी रिपोर्ट कंपैरेटिवली अधिक प्रभाव उत्पादक होगी और समझने के लिए भी सरल होगी और तार्किक आधार पर भी अच्छी होगी। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संपरीक्षाधीन जो हमारा निकाय है उसके साथ हमें चर्चा करने के बाद ही रिपोर्ट को अंतिम रूप देना चाहिए। जब हम संपरीक्षा संचालित कर रहे होते हैं, संचालन के बाद हमने जो आपत्तियां जारी की हैं उनमें से कुछ आपत्तियों के हमें प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाते हैं, वो निराकृत हो जाती हैं। कुछ हमारी आपत्तियां हमारे ऑब्जर्वेशन से स्टैंड रह जाते हैं, उसके बेस पर हमने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट एक ड्राफ्ट बनाने के बाद हमें उस नगरीय निकाय के या उस लोकल बॉडी का जो हेड है, कार्यपालक अधिकारी है, उसके साथ बैठकर हमें उस पर एक बार चर्चा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ तथ्य जो हम किसी और दृष्टिकोण में देख रहे हैं जबकि वो तथ्य किसी और दृष्टिकोण में होते हैं, या फिर जिन लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट सप्लाई किए होते हैं, हमें अभिलेख प्रस्तुत किए होते हैं, वो पूर्णतः नहीं प्रस्तुत किए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑब्जर्वेशन स्टैंड रह जाते हैं। लेकिन जब हम निकाय प्रमुख से चर्चा करते हैं तो चर्चा में कई चीजें हमें स्पष्ट तौर पर पता लगती हैं और हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे वहीं पर हम डाइल्यूट भी कर सकें या हम उन्हें वहीं पर खत्म भी कर सकें। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि संपरीक्षाधीन निकाय के प्रमुख के साथ हम एक बार रिपोर्ट पर चर्चा अवश्य करें। ये तो बात हुई कि संपरीक्षा रिपोर्ट लिखते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं या समझते हैं अब हम कि एक ऑब्जर्वेशन का निर्माण हम किस तरह से करें कि हमारा वो जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत तार्किक बने, हमारा उसमें संक्षिप्तता भी रहे और पूर्णता भी रहे। तो कुछ बातों पर यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमेशा हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत छोटा बनेगा और बहुत तर्कपूर्ण और तथ्यात्मक बनेगा। तो सबसे पहले हमें हमारे अंदर ये समझ होना क्लियर, हमारा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि कौन सी अनियमितता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हुआ कि समस्या क्या है, पहले हम उसको रिकॉग्नाइज करें, या क्या अनियमितता हुई है उसको रिकॉग्नाइज करें। उसके बाद उस समस्या से जुड़ा हुआ मानदंड या उस समस्या से, उस अनियमितता से जुड़ा हुआ नियम अधिनियम क्या है, यानी कि वो कौन सा नियम या अधिनियम की अवहेलना हुई है जिसकी वजह से वो अनियमितता या समस्या उत्पन्न हुई है। इसके बाद तृतीय चरण आता है कि हम कारण को समझें कि किस कारण से वो अनियमितता हुई है। क्या प्रोसीजरल इशू की वजह से हुई है, या फिर प्रोसीजरल इशू नहीं है तो क्या लिपिकीय त्रुटि से हुई है, या लिपिकीय त्रुटि नहीं है तो फिर क्या जानबूझकर किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा लापरवाही पूर्ण कृत्य किया गया है जिसकी वजह से या सोच समझकर वो स्थिति उत्पन्न हुई है। तो यानी कि कारण को पहचानना। तो तीसरे स्तर पर हम उस आपत्ति को निर्माण करते वक्त कारण पर बात करें। इसके बाद आती है उससे प्रभाव, यानी कि वो जो समस्या थी उसका हमने लीगल आधार देखा, उसका किस अधिनियम या नियम की अवहेलना हुई वो देखा। उसके बाद उस समस्या क्यों उत्पन्न हुई उसका कारण देखा। कारण के बाद हम करेंगे प्रभाव पर बात कि वो अनियमितता होने की वजह से किस तरह की स्थिति निर्मित हुई, यानी कि गंभीर स्तर की अनियमितता डेवलप हुई, या फिर गंभीर वित्तीय अनियमितता हुई, या फिर एक सामान्य स्तर की वित्तीय अनियमितता हुई। तो यदि गंभीर स्तर की है तो वो धोखाधड़ी, गबन, कपट, त्रुटि इस तरह की स्थिति में जाएगी या हानि की स्थिति में जाएगी। या फिर एक सामान्य स्तर की वित्तीय अनियमितता, प्रोसीजरल प्रॉब्लम हुई है तो फिर हम उसमें ये देखेंगे कि क्या अगर प्रोसीजरल स्तर पर क्या नहीं होना था या क्या हुआ जिसकी वजह से वो अनियमितता विकसित हुई या उस निकाय में वो अनियमितता दिखी, तो उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम अपनी अनुशंसा देंगे। अनुशंसा में हम ये एक लाइन में, दो लाइन में हम ये डालेंगे कि अगर मान लीजिए प्रोसीजरल प्रॉब्लम है तो हम डालेंगे कि यहाँ पर प्रक्रिया इस तरह से ना अपनाकर इस तरह से अपनाई जाती तो ये वित्तीय अनियमितता नहीं होती, इस विषय पर डालेंगे। और सबसे अंत में हम संपरीक्षाधीन निकाय के प्रत्युत्तर
को शामिल करेंगे। प्रत्युत्तर 2 स्तर पर हो सकता है संपरीक्षाधीन निकाय जो है जिसकी हम संपरीक्षा कर रहे हैं वो जो प्रत्युत्तर दे उससे हम सहमत हो, या पूर्ण रूप से सहमत न होकर हम आंशिक स्तर पर सहमत हो, या हम पूर्ण स्तर पर असहमत हो। तो जो भी स्थिति हमारी उस प्रत्युत्तर के बाद निर्मित हो रही है उसे हम एक लाइन में आपत्ति के अंत में लिखें। जैसे मैं इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ कि यदि भंडार किसी वस्तु का क्रय किया गया है, मान लीजिए टेबल कुर्सियों का क्रय किया गया है, और क्रय करते वक्त उस भंडार क्रय नियमों की अवहेलना की गई। टेंडर कॉल किया जाना था, जिस स्तर पर जिस राशि का प्रक्रिया थी वो टेंडर कॉल नहीं किया गया। वो ना करते हुए उन्होंने कोटेशंस लेके उस संपूर्ण प्रक्रिया को कर दी। तो समस्या सबसे पहले यहाँ पर हुई कि क्रय संबंधी समस्या डेवलप हुई, क्रय संबंधी अनियमितता हुई। फिर कौन से नियम की अवहेलना हुई? तो भंडार क्रय नियम 2015 संशोधित 2022 इसकी अवहेलना हुई, हम उसे उल्लेखित करेंगे। उसके बाद समस्या क्या हुई कि वो वित्तीय समस्या ये हुई कि हो सकता है कि जो राशि जो टेबल और कुर्सी जिन दरों पे हमें प्राप्त हुई उनसे सस्ती दरों पर यदि हम सही तरीके से नियमानुसार कार्रवाई करते तो सस्ती दरों पर हमें मिल सकती थी, लेकिन हमें सस्ती दरों पर नहीं प्राप्त हुई। यहाँ पर ये कारण बनता है। फिर प्रभाव में हो सकता है वित्तीय हानि हुई हो। यहाँ पर गबन का कोई प्रकरण नहीं है, लेकिन वित्तीय हानि हो सकती है उस संपूर्ण प्रक्रिया में। फिर जब हम इस विषय पर निकाय से बात करते हैं, निकाय को हमने एक मेमो जारी किया, निकाय ने हमें परिस्थितियां बताई कि परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, भंडार क्रय नियम के अनुसार कार्रवाई संचालित नहीं करी। तो यदि हम उससे सहमत होते हैं, स्वाभाविक है बीइंग एन ऑडिटर हम सहमत नहीं होंगे क्योंकि नियमों की अवहेलना हो रही है। तो हम क्यों सहमत नहीं है उसको यहाँ पर उल्लेखित करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक पूरी आपत्ति ड्राफ्ट हो गई 8 से 10 या 15 लाइनों में, और इनमें सारी चीजें होंगी। और इन सारी चीजों को जब हम शामिल करेंगे तो हमारी आपत्ति स्वभावतः बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, लेकिन पूर्णता को शामिल किए हुए होगी। और इसी तरह की हर एक आपत्ति को हमें, इन्हीं चरणों को हमें पूरी ऑडिट रिपोर्ट लिखते वक्त हर स्तर पर हर आपत्ति के अंदर शामिल करना है। तो स्वभावतः हमारी जो रिपोर्ट होगी वो एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन तर्क सम्मत और तथ्यपूर्ण और पूर्णता को लिए हुए होगी। सो लर्नर्स, हमने इस सेकेंड मॉड्यूल में ये समझा कि हमारा लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए, हमें उसमें तथ्यात्मक चीजों को शामिल करना है, हमारा जो स्वर होना चाहिए, राइटिंग का जो तरीका होना चाहिए वो रचनात्मक होना चाहिए, उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्तता भी हो लेकिन संक्षिप्तता के साथ पूर्णता भी हो, और उसके साथ साथ अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार डायग्राम्स के माध्यम से यदि हम इन चीजों को शामिल करते हैं अपनी रिपोर्ट में तो रिपोर्ट ज्यादा क्रिएटिव भी नजर आएगी और रोचक भी होगी और समझने में आसान भी होगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य हमने समझा कि हमें संपरीक्षा रिपोर्ट को निकाय के प्राधिकारियों के साथ चर्चा अवश्य करनी है। इसके बाद हमने इस मॉड्यूल में समझा कि हम आपत्ति का निर्माण कैसे करें। आपत्ति निर्माण को हमने मुख्य रूप से 7 बिंदुओं में बांटा था कि सबसे पहले हमें समस्या को समझना है, समस्या के बाद उस समस्या से जुड़े हुए मानदंड क्या हैं, मतलब नियम और अधिनियम क्या हैं, उसके बाद कारण कौन सा है जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई, फिर उसकी वजह से क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ, मतलब गंभीर स्तर के प्रभाव उत्पन्न हुए या सामान्य स्तर के हुए। इसके बाद हम अपनी अनुशंसा की बात करेंगे कि हम अपनी व्यक्तिगत स्तर पर उस संपरीक्षा के दौरान उस विषय पर हमने क्या महसूस किया, क्या होना चाहिए, वो हम अपनी अनुशंसा को शामिल करेंगे 1 से 2 लाइनों में, और उसके बाद हम निकाय के प्रत्युत्तर को शामिल करेंगे। तो इस तरह से इन चरणों के माध्यम से प्रत्येक आपत्ति को हमें अंकित करना है। तो ये संपूर्ण चीजें हमने समझी मॉड्यूल 2 में। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि संपरीक्षा प्रतिवेदन की भाषा विनम्र, निष्पक्ष और तथ्यात्मक होनी चाहिए। स्पष्ट निष्कर्षों व प्रमाणों से रिपोर्ट सशक्त बनती है। आपत्तियों के निर्माण में समस्या, कारण, प्रभाव और अनुशंसा का क्रमबद्ध वर्णन आवश्यक है। आइए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल में। लिसनर्स, हम मॉड्यूल
थर्ड में अब संपरीक्षा प्रतिवेदन में कौन कौन सी आपत्तियां शामिल करते हैं उस विषय पर बात करेंगे। वैसे तो हर निकाय का संपरीक्षा प्रतिवेदन अपने आप में अलग होता है, वहाँ की परिस्थितियां अलग होती हैं, लेकिन फिर भी एक मुख्य चरण है या मुख्य आपत्तियां हैं जो लगभग हर रिपोर्ट में प्रदर्शित होते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला आपत्ति होती है बजट की। जब हम किसी निकाय का अंकेक्षण करते हैं, संपरीक्षा करते हैं, तो कुछ चीजें सामान्यतः देखने में मिलती हैं कि निकाय में बजट किस तरह का बनाया गया है। क्या बजट संतुलित है, या स्वीकृत बजट से अधिक व्यय बजट है, या स्वीकृत बजट राशि से अधिक स्वयं की आय से किया जाने वाला व्यय है। यानी निकाय की जो स्वयं की आय है वो जो उससे जो व्यय किया गया है वो स्वीकृत बजट से ज्यादा व्यय किया गया है, ये परिस्थिति हो सकती है। या फिर एक परिस्थिति ये भी हो सकती है कि स्वयं की आय से किए जाने वाले व्यय में स्वीकृत बजट राशि के व्यय का अभाव ही हो। तो बजट के बहुत सारी स्थिति हम देख सकते हैं निकाय में, तो हमें एक निष्पक्ष होकर ये अवलोकन करना है कि बजट किस तरह का निर्मित किया गया है। क्या संतुलित बजट है? आदर्श बजट संतुलित बजट होता है। वो बजट जो पिछले पूर्व वित्तीय वर्ष के आधार पर आगामी इस वित्तीय वर्ष में क्या संभावनाएं हैं, आय की और व्यय की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान रखकर बनाया जाए, जिसमें आय और व्यय में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। मतलब स्वीकृत बजट से बजट की तुलना में जो वास्तविक आय है, या स्वीकृत आय की तुलना में वास्तविक आय और स्वीकृत व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय, इनमें जो अंतर है वो अंतर कंपैरेटिवली कैसा है। तो हमेशा अच्छा बजट वही माना जाता है जो संतुलित बजट हो। तो इस तरह की जो अनियमितताएं हम निकाय में देखते हैं, उन अनियमितताओं को हम इस आपत्ति में बजट शीर्ष की आपत्ति के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद अगला शीर्ष आता है, आपत्ति का जो अगला शीर्ष आता है वो है बकाया मांग और शुल्क या कर का जमा। सामान्यतः निकायों में जो नगरीय निकाय होते हैं या आपके PRIs होती हैं, वहां पर भी इन निकायों की अपनी एक व्यक्तिगत आय होती है, यानी निकाय विशेष की अपनी आय होती है जो कुछ शुल्कों या करों के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होता है कि क्या स्थिति है। विगत 5 वर्षों में संपत्ति कर या जो अन्य कर है, जल कर हो सकता है या अन्य बाजार बैठकी कर हो सकता है, सफाई कर हो सकता है, प्रकाश कर हो सकता है, इस तरह के जो भी कर उस निकाय द्वारा लगाए गए हैं, उन करों की पिछले 5 वर्षों में क्या स्थिति है। यानी अनुमानित उन्होंने कितना किया था कि कितना वसूली की जाएगी और वास्तविक वसूली कितनी है, इसको हम इस आपत्ति शीर्ष के अंतर्गत देखते हैं। इसके अतिरिक्त समेकित कर के बकाया या संपत्ति कर के बकाया, समेकित कर निर्धारण के संबंध में यदि कोई अनियमितताएं हमें दिखती हैं तो वो हम इस आपत्ति शीर्ष के अंतर्गत उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त होता है दुकानों और गोदामों के किराए संबंधी मामलों में जो भी बकाया हो या हानि हुई हो। कई निकायों में देखने आता है कि दुकानों और गोदामों का अलॉटमेंट किया जाता है, लीज पर दिया जाता है, लेकिन उनसे लीज राशि वसूली नहीं की जाती है, जिससे निकाय को हानि हो रही होती है। या फिर उनका अलॉटमेंट के समय जो निर्धारित तय राशि जमा की जानी चाहिए थी वो जमा नहीं की गई है, या फिर लीज समाप्त होने के बाद भी लीज अवधि समाप्त होने के बाद जब उसका पुनर्निर्धारण किया जाता है तो वो पुनर्निर्धारण लंबे समय तक ना किया गया हो, जिससे भी हमें उस निकाय को वित्तीय हानि होती है। तो ये सारे इस तरह के प्रकरण जो हमें नजर में आते हैं, उन सभी प्रकरणों को हम अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद है योजनाएं और अनुदान। उस पर्टिकुलरली जिस निकाय का हम लोग संपरीक्षा कर रहे हैं, उस निकाय में जो संचालित योजनाएं हैं या उस निकाय को प्राप्त होने वाले जो अनुदान हैं, उन अनुदानों की और योजनाओं में आने वाली राशि की क्या स्थिति है, उसको हम इस शीर्ष के अंतर्गत रखेंगे। विभिन्न योजनाओं के लिए जो प्राप्त बजट है, अनुदान राशि का समय पर उपयोग करने संबंधी मामले भी यदि हैं, जैसे कई योजनाओं में या कई में ऐसा उल्लेख होता है कि इसे इस वित्तीय वर्ष में खर्च करना है और इन विशेष विषयों पर ही खर्च करना है,
तो यदि उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं या उस तरह के नियमानुसार खर्चे नहीं किए गए हैं तो वहां पर अनियमितता दृष्टिगोचर होती है। तो उस तरह की अनियमितताओं को हम इस शीर्ष के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई योजना बंद हो गई है, राशि पड़ी हुई है, खाते में राशि पड़ी हुई है, तो वो भी निकाय को वित्तीय हानि दे रही है, शासन को वित्तीय हानि होती है उससे। या फिर राज्य के कोष में जमा योग्य राशि की वापसी नहीं की गई है, जो राज्य कोष में राशि वापस जानी थी उसे वापस ना करके निकाय अपने स्वयं के खाते में उसे रखे हुए है, तो ये भी एक अनियमितता है। उस तरह की यदि आपत्ति होती है तो हम इस शीर्ष में रखेंगे। योजना से प्राप्त अंशदान से अधिक व्यय की वसूली का यदि अभाव होता है तो उस तरह की आपत्तियों को हम इसमें रखेंगे। या फिर निकाय विशेष के संबंध में कोई योजनाएं संचालित हैं, जैसे कुछ योजनाएं हैं जो कुछ चयनित नगर पालिकाओं में संचालित होती हैं, कुछ योजनाएं हैं जो नगर निगमों में संचालित होती हैं। वो उन योजनाओं के संदर्भ में जो दिशा निर्देश शासन के स्तर पर जारी किए जाते हैं कि उन योजनाओं में जो राशि दी गई है वो व्यय किन किन शर्तों के तहत किया जाना है। यदि उस तरह से व्यय नहीं किया जाता है तो वो हमारी एक आपत्ति होती है। तो उन आपत्तियों को हम यहाँ पर संचालित करते हैं। जैसे हम ग्राम पंचायतों अभी अब ऑडिट कर रहे हैं और ग्राम पंचायत के ऑडिट में अभी जो 15वें वित्त की राशि है उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं कि कितना % पैसा किस तरह से खर्च करना है। यदि उस तरह से वो व्यय नहीं किया है निकाय के द्वारा, उन नियमों की अवहेलना की गई है निकाय के द्वारा, तो हम इस आपत्ति शीर्ष के अंतर्गत हम उस राशि को रखेंगे। इसके बाद है लेखा और बैंक समाधान संबंधी। हर निकाय को अपने सुचारू संचालन के लिए कुछ लेखाओं का, कुछ अकाउंट्स का निर्माण करना होता है। कौन सा निकाय किन किन पंजियों का संधारण करेगा, ये उस निकाय के जो संचालन के अधिनियम और समय समय पर शासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसमें वर्णित किया जाता है। यहाँ तक कि उसका प्रारूप भी वर्णित किया जाता है। जैसे म्युनिसिपैलिटी एक्ट है, उसमें यूएलबीज के लिए कौन कौन सी पंजियों का निर्धारण किया गया है स्पष्ट तौर पर वर्णित है। उन पंजियों को किस प्रारूप में संधारित किया जाएगा ये वर्णित है। तो निकाय की जिम्मेदारी बनती है कि निकाय अपने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, अपने शासन को सुशासन बनाने के लिए उन पंजियों का, उन रजिस्टर्स का संधारण करे। और लेखा संपरीक्षा जब भी संपादित की जाती है तो ऑडिटर्स को उन रजिस्टर्स को प्रोवाइड करे ताकि वो उनकी जांच पड़ताल कर सकें, उनका निरीक्षण कर सकें और एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो यदि उस तरह की जो निर्धारित पंजियां हैं, ये पंजियां या ये रजिस्टर्स हर निकाय के लिए कुछ अलग अलग होते हैं जो निकाय की कार्यशैली पर निर्भर करते हैं। जैसे यूएलबीज में अलग होते हैं, पंचायतों में अलग होते हैं, विश्वविद्यालयों में अलग होंगे, मंडियों में कुछ अलग होते हैं। तो समय समय पर जब संपरीक्षा होती है और संपरीक्षा के दौरान जब वो उन पंजियों की यदि उपलब्धता कराई जाती है, अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं संपरीक्षक के समक्ष, तो संपरीक्षक जब उनका निरीक्षण करेगा और निरीक्षण में जो उसे अनियमितताएं दृष्टिगोचर होती हैं उन आपत्तियों को हमें यहाँ पर शामिल करना है। इसके अतिरिक्त होता है बैंक समाधान पत्रक। निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कई सारे यदि चेक जारी किए गए हैं और वो चेक इन कैश नहीं हुए हैं तो हमें निकाय के जो राशि है जो बैंक में और कैशबुक में उसमें अंतर पाया जाता है, तो उस अंतर का समाधान करता है बैंक समाधान पत्रक। तो बैंक समाधान पत्रक निकाय द्वारा निर्माण किया गया है या नहीं किया गया है और बाकायदा अंतर का समाधान निकाय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इस बैंक समाधान पत्रक के माध्यम से। यदि नहीं किया जाता तो वो एक आपत्तिजनक स्थिति पैदा करता है और उसे इस शीर्ष में शामिल किया जाता है। इसके बाद आती है निकाय की वित्तीय स्थिति। उस निकाय की वित्तीय स्थिति कैसी है? यदि निकाय के द्वारा ऋण लिए गए हैं, ऋण का समय पर अदायगी की गई है, समय पर उन ऋणों को चुकाया गया है, उससे निकाय की स्पष्ट वित्तीय स्थिति समझ में आती है। निकाय के पास कितने एफडीआर हैं, उससे निकाय कितना सुदृढ़ है, सुदृढ़ नहीं है, ये स्थिति समझ में आती है। तो जो कुछ भी निकाय की वित्तीय स्थिति है, हमारे अंकेक्षण में जो भी तथ्य हमें सामने प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर निकाय की वित्तीय स्थिति निर्मित करके हम यहाँ पर उसे प्रस्तुत करते हैं। और निकाय की वित्तीय स्थिति निकाय के अभिलेखों के आधार पर होती है। तो जो भी अभिलेख हमें प्रस्तुत किए गए हैं
उनके आधार पर जो स्थिति निर्मित होती है वो उससे संदर्भित जो भी आपत्ति संपरीक्षा के दौरान हम बनाते हैं उसे हम इस वित्तीय स्थिति संबंधी शीर्ष में शामिल करते हैं। इसके बाद आता है हानि और क्षति। ऐसे समस्त प्रकरण जहां पर संपरीक्षक को यह महसूस होता है कि निकाय को हानि हो रही है या निकाय को क्षति हो रही है, तो उस तरह की समस्त अनियमितताओं को इस शीर्ष में शामिल किया जाता है। समस्त वसूली जो संभावित होनी थी नहीं हुई, वो निकाय को क्षति है। जो निकाय को नहीं मिली, किसी भी तरह की वसूली हो सकती है, वो उसकी करों की वसूली हो सकती है या किसी अन्य निकाय से यदि उसे वसूल करना था, किसी अन्य निकाय के लिए वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहा है और वो वसूली नहीं हुई है, तो वो यदि उस निकाय की हानि होती है, क्षति हो रही है, तो वो यहाँ पर शामिल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ प्राधिकरण की, तो जितने भी प्राधिकरण हैं शहरों में, वो प्राधिकरण के अपने भवन हैं। वो भवन किराए से दिए जाते हैं शासकीय कार्यालयों को, और शासकीय कार्यालय उसका एक निर्धारित तय किया गया किराया प्राधिकरणों को देते हैं। लेकिन कई बार लंबे समय तक प्राधिकरणों को शासकीय कार्यालयों का किराया प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति जो वसूल होनी चाहिए थी, वसूली नहीं हुई, उस निकाय को प्राप्त नहीं हुई, उस संबंध में यदि कोई भी वित्तीय हानि हो रही है या वित्तीय क्षति हो रही है, तो उस तरह के प्रकरण यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। इसमें दोनों क्षति हो सकती हैं, दो तरह की क्षतियां और दो तरह की हानि हो सकती हैं। निकाय कोष को क्षति हो रही है, वो भी इसमें शामिल किया जाएगा, और शासन को यदि नुकसान हो रहा है, कोई वसूली होनी थी यदि वसूली नहीं हुई है, जैसे जीएसटी की वसूली होनी थी, जीएसटी या अन्य कर, कुछ ऐसे कर होते हैं, ये कर ऐसे होते हैं जो शासन के खाते में जाते हैं, और यदि उनकी वसूली नहीं हुई तो शासन को नुकसान होता है। निकाय निधि को नुकसान नहीं होता, वो शासन का नुकसान है। तो दोनों ही तरह की वित्तीय अनियमितताएं जिससे निकाय को क्षति पहुंच रही है या शासन को क्षति पहुंच रही है या शासन को हानि हो रही है, उन दोनों ही तरह की वित्तीय अनियमितता संबंधी आपत्तियों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसके बाद आता है दुर्विनियोजन। दुर्विनियोजन का तात्पर्य है बजट जब निर्मित किया जाता है तो बजट निर्माण के साथ मद तय कर दिए जाते हैं कि इस मद में इतना 1000 रुपए, इतने करोड़ रुपए रखे जाएंगे, और प्रत्येक जब व्यय किया जाता है तो प्रत्येक व्यय मद अनुसार किया जाता है। जिस मद में जितना पैसा होता है उस मद में उतना ही व्यय किया जाता है। लेकिन यदि किसी एक मद का पैसा हमें उठाकर दूसरे मद में यूज करना है तो उस संबंध में स्पष्ट स्वीकृति लेनी पड़ती है, सक्षम स्वीकृति। और कई बार निकाय द्वारा ये देखने में आता है कि लोकल बॉडीज मदों का ध्यान व्यय के समय नहीं रखते। उन्हें खर्चा करना है, उन्हें जिस मद में पैसा दिखता है वो बिना सक्षम स्वीकृति के उसे व्यय कर देते हैं। तो निर्धारित या तयशुदा मद के अनुरूप जब भी भुगतान नहीं होता तो दुर्विनियोजन की आपत्ति बनती है, यानी मद के अनुरूप व्यय न होने की आपत्ति बनती है, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता भी हो सकती है जिसकी वजह से। तो इस तरह की जो भी आपत्तियां हैं, जो मद के अनुरूप व्यय संबंधी आपत्तियां हैं, वो हम इस शीर्ष में रखेंगे। इसके बाद ऐसी आपत्तियां जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती हैं, जैसे धोखाधड़ी, कपट या गबन की आपत्तियां। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि धोखाधड़ी की घटना क्या है, वो कारण किसके हैं, वो कारण कौन से हैं जिनके फलस्वरूप वो नियमों की अवहेलना हुई है, उन कारणों का उल्लेख। इसके बाद यदि कारण कोई प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया की अवहेलना की वजह से वो गबन या कपट या धोखाधड़ी की स्थिति निर्मित हुई, उसका उल्लेख। उस गबन के लिए, उस धोखाधड़ी के लिए जो जिम्मेदार उत्तरदायी व्यक्ति है उसका उल्लेख, और साथ ही में उसके संबंध में हमारे रचनात्मक सुझाव। ये सारी चीजें गंभीर वित्तीय अनियमितता संबंधित ये सारी चीजें धोखाधड़ी, गबन, कपट इस हम शीर्ष के अंतर्गत रख सकते हैं या यहाँ पर उल्लेखित कर सकते हैं।
यहाँ ये याद रखने की महत्वपूर्ण बात है कि जब भी रिपोर्ट में हम कोई भी गंभीर वित्तीय अनियमितता को अंकित करते हैं तो हमें रिपोर्ट के साथ 14 बिंदु पत्रक भी सम्मिलित करना आवश्यक होता है। 14 बिंदु पत्रक के बारे में हम अगले मॉड्यूल में समझेंगे कि 14 बिंदु पत्रक में बेसिकली कौन कौन से 14 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि बीइंग एन ऑडिटर हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम जो गबन, कपट या हानि हमें दिख रही है उसे हम प्रकाशित करें, प्रकाशित करके उस निकाय के सक्षम प्राधिकारी को ये निर्देशित करें या सक्षम प्राधिकारी के नजर में ये चीज लेकर आए कि इस तरह की गबन की या धोखाधड़ी की संभावना यहाँ पर है। आप इस संबंध में एक विशेष जांच संस्थापित कर इसका उल्लेख करें। तो हमारा कार्य यहाँ पर यह है कि हम इसको प्रकाश में भी लेकर आए और हम ये बात कहें कि संभावित शब्द को जोड़ें कि बीइंग एन ऑडिटर, एक संपरीक्षक के रूप में हमें ये महसूस होता है कि संभवतः ये व्यक्ति इस गबन के लिए, इस धोखाधड़ी के लिए या इस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदार है और उसको हम वहां पर रेखांकित करके सक्षम प्राधिकारी को आगे सुझाव दें कि वो इस विषय पर गहराई से या विस्तृत जांच संपादित करें। इसके बाद हम अपने संपरीक्षा रिपोर्ट में उन आपत्तियों को शामिल करते हैं जिसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। वित्तीय नियमों और निकाय विशेष के लेखा नियमों का उल्लंघन यदि हम देखते हैं संपरीक्षा के दौरान तो हम उसे यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे नियमों का उल्लंघन कोई सा भी नियम हो सकता है, भंडार क्रय नियम का उल्लंघन हो सकता है, या मैंने जैसे बात कही कि उस निकाय विशेष के अपने लेखा नियम है, ग्राम पंचायतों के अपने विशेष लेखा नियम है, नगरीय निकायों के अपने विशेष लेखा नियम है। तो उनके लेखा नियमों की यदि अवहेलना होती है और उन अवहेलना को यदि हम हमारे नजर में आते हैं तो उन्हें हम यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद आता है निर्माण कार्य। ये हमारा रिपोर्ट का, ये हमारी संपरीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। हर निकाय में सामान्यतः कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है। तो यहाँ बीइंग एन ऑडिटर हमारा ये कर्तव्य है कि हम उस संपूर्ण निर्माण कार्य को समग्र दृष्टिकोण से देखें कि बाकायदा सक्षम स्वीकृति ली गई है। सक्षम स्वीकृति के बाद उस संबंध में जो भी प्राक्कलन निर्मित होना था वो हुआ है, नहीं हुआ है, निर्माण कार्य अधूरे तो नहीं छूटे हैं, या फिर शुरू करने के बाद वो अवरुद्ध हो गए हों किसी कारणवश, जिसकी वजह से आपकी राशि अवरुद्ध हो गई है, तो ये भी एक अनियमितता बनती है। प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन पर निविदा प्रक्रिया एवं प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही व्यवस्थित तरीके से कार्य का संपादन किया गया है या नहीं किया गया है, या इन तीनों ही स्तर पर, प्राक्कलन के स्तर पर या निविदा प्रक्रिया के स्तर पर, प्रशासनिक, वित्तीय या तकनीकी स्वीकृति के स्तर पर यदि कोई भी किसी भी तरह की अनियमितता हमें दिखती है तो उसे हमें रेखांकित करना हमारा यहाँ पर उत्तरदायित्व है। या फिर निर्धारण से अधिक व्यय के मामले में यदि वसूली की स्थिति बन रही है तो हम उसे यहाँ पर लेखांकित करेंगे। या फिर निर्माण कार्य में कुछ हमें ऐसा लगता है कि जिस वजह से निर्माण यथोचित नहीं है, जिसकी वजह से होने वाला व्यय, संपूर्ण व्यय निष्फल है, तो उसे हम यहाँ पर रेखांकित करेंगे। तो निर्माण कार्य से संबंधित जितनी भी आपत्तियां हैं उन सारी आपत्तियों को हम यहाँ पर रेखांकित करेंगे। और यदि हमें ऐसा लगता है कि मूल्यांकन जो इंजीनियर द्वारा किया गया है उसके अनुरूप निर्माण कार्य नहीं है तो भी हम यहाँ पर उस चीज को रेखांकित करेंगे। इसके बाद आता है अग्रिम। निकाय के द्वारा समय समय पर व्यक्तियों को किसी विशेष कार्य के लिए या किसी विशेष संदर्भ में अग्रिम दिए जाते हैं, तो उन अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंतर्गत समायोजन आवश्यक होता है। लेकिन यदि नियत समय में अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाता है तो वो फिर ऑडिट के लिए एक आपत्तिजनक स्थिति पैदा करता है। तो हमें अपनी रिपोर्टों में इस तरह के समस्त अग्रिमों को यहाँ पर रेखांकित करना है। तो एक बिंदु में हमारी आपत्ति अग्रिमों के संबंध में रहेगी
जो व्यक्तियों को दिए गए हो या अन्य किसी को दिए गए हो, वो सारे अग्रिम हम यहाँ पर उल्लेखित करेंगे। पूर्व वर्षों के अग्रिम भी यदि असमायोजित हैं तो उन्हें भी उल्लेखित किया जाएगा। इसके बाद आता है स्थापना संबंधी आपत्तियां। स्थापना के संबंध में बहुत सारे चीजों का हमें अवलोकन करने की जरूरत होती है, जिससे हमारी आपत्तियां निर्मित होती हैं, जैसे अनियमित नियुक्ति के मामले, या फिर स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों की पदस्थापना से संबंधित मामले, या फिर यथा समय वेतन निर्धारण न हो पाने के कारण कुछ वित्तीय हानि हो रही है, उससे संबंधित मामले, या फिर वेतन वृद्धि, वेतन भत्ते, समयमान, क्रमोन्नति, ये इनसे जुड़े हुए कई सारी विसंगतियां। कई बार ये देखा गया है कि निकायों के द्वारा जो वेतन आयोग समय समय पर आते हैं, उन्हें नियत समय के बजाय पहले ही स्वीकृत कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब संयुक्त संचालक कार्य से वेतन निर्धारण किया जाता है तो फिर वसूली की स्थिति निर्मित होती है। तो इस तरह की कोई भी आपत्ति यदि है संपरीक्षा में, यदि हमें देखने को मिलती है, तो उसे हम यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके अलावा सेवा पुस्तिकाओं संबंधी सेवा पुस्तिकाओं के संधारण संबंधी कई सारी आपत्तियां संपरीक्षा के दौरान हमें दिखने को मिलती हैं। उन्हें हम यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि एक सामान्य सा नियम है कि हर व्यक्ति के जन्म दिनांकों पर सेलो टेप चिपका होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में सभी कर्मचारियों का सेवा सत्यापन होना चाहिए। वेतन वृद्धियों की एंट्री सर्विस बुक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जानी चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये अगर नहीं होती हैं तो प्रक्रियात्मक त्रुटि में शामिल होती हैं, और जो भविष्य में गंभीर वित्तीय अनियमितता की स्थिति भी निर्मित कर सकती हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज यदि अंकेक्षण के दौरान हमें दृष्टिगोचर होती है तो एक आपत्ति के रूप में हमें यहाँ पर शामिल करना है। इसके बाद भंडार क्रय नियम संबंधी आपत्तियां जो होती हैं, हम जानते हैं कि शासन द्वारा भंडार क्रय नियम 2015 यथा सचरित 2022 वर्तमान में प्रचलन है, शासन द्वारा बनाया गया है। तो इसके अनुरूप समस्त क्रय प्रक्रिया संपादित की जानी चाहिए, चाहे वस्तुओं का क्रय किया गया हो या सेवाओं का उपयोग किया गया हो। इसके लिए एक निर्धारित राशि के अनुरूप निर्धारित नियम है। तो पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए, मितव्ययता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। शासन द्वारा या कलेक्ट्रेट रेट पे दर निर्धारित किए गए हैं। कुछ वस्तुओं की सूची बताई गई है कि उन्हें हमें खादी ग्राम उद्योग से या विशेष जगह से ही परचेज करनी है। तो इस तरह के जो बेसिक नियम्स होते हैं क्रय संबंधी, उन नियमों का यथा समय पालन किया जाना आवश्यक है। और यदि संपरीक्षा के दौरान हम देखते हैं कि टेंडर प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है, या पर्याप्त मितव्ययता को नहीं फॉलो किया गया है, या फिर जो वस्तु जहां से खरीदनी थी वहां से नहीं खरीदी गई है, तो इस तरह की जो भी आपत्तियां होती हैं उसे हमें यहाँ पर शामिल करना है। इसके अतिरिक्त ऋण संबंधी आपत्तियां, कई बार स्थानीय निकाय जो होते हैं वो यथा समय ऋण का भुगतान नहीं करते, और यथा समय ऋण का भुगतान न किए जाने से उनके ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ता है। तो ये भी एक वित्तीय अनियमितता की श्रेणी है, जिससे कि क्षति या हानि की स्थिति निर्मित होती है। तो इसे यहाँ पर हमें रेखांकित करना आवश्यक है। इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी आपत्तियां होती हैं, सूचनात्मक आपत्तियां होती हैं या गौण आपत्तियां होती हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पर अंकित करेंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि संपरीक्षा प्रारूप 2 भागों में बटा हुआ है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में मुख्य आपत्तियां आती हैं, द्वितीय भाग में गौण आपत्तियां आती हैं। छोटी छोटी आपत्तियां हैं, जैसे कि भंडार का भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं किया गया है, उसे यहाँ पर अंकित किया जाता है। लेखाओं की स्थिति कैसी है, संतोषप्रद है, या लेखा संपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं, या बहुत सारे अभिलेख कई बार संपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किए जाते, तो उनकी सूची संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाती है कि संपरीक्षक के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, ऑडिट टीम के द्वारा ये निकायों की संबंधित अभिलेखों की मांग की गई थी और जिन्हें संपरीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। तो इस तरह की कई सारी छोटी छोटी आपत्तियां हो सकती हैं, उन्हें हम यहाँ पर शामिल करेंगे। इसके अतिरिक्त निकायवार कुछ विशिष्ट आपत्तियां होती हैं जो सब जगह ऑडिट रिपोर्ट में नहीं मिलती।
अभी तक हमने जिन 15 बिंदुओं पर बात करी वो ऐसे 15 बिंदु हैं जो लगभग 90% सभी रिपोर्ट में शामिल होते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो सिर्फ निकाय विशेष की आपत्तियों में, निकाय विशेष की अंकेक्षण रिपोर्टों में शामिल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि यदि विश्वविद्यालय का ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पर रेम्यूनरेशन संबंधित जो कॉपियों की चेकिंग होती है उस संबंधित कुछ अनियमितता यदि दृष्टिगोचर होती है तो उन्हें हम शामिल कर सकते हैं। ये बाकी और निकायों में देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह से यदि हम कृषि उपज मंडी का ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पर जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के द्वारा जो लेखे प्रस्तुत किए जाते हैं, क्वार्टरली लेखे प्रस्तुत किए जाते हैं और ईयरली अपने अकाउंट्स प्रस्तुत किए जाते हैं। तो क्वार्टरली अकाउंट्स और एनुअल अकाउंट में कई बार भिन्नता होती है, जहां से समझ में आता है कि वित्तीय अनियमितता की स्थिति बन रही है या निकाय को कर की हानि हो रही है। तो इस तरह की जो आपत्तियां हैं ये निकाय विशेष की आपत्तियां कहलाती हैं। तो जब हम निकाय विशेष का ऑडिट करते हैं तो कुछ और आपत्तियां निकाय विशेष की यदि हमें मिलती हैं तो उन्हें हम बाद में यहाँ पर रेखांकित करते हैं। तो इस तरह से इस मॉड्यूल के माध्यम से हमने लगभग ये चर्चा कर ली कि हमें अंकेक्षण प्रतिवेदन में कौन कौन से प्रमुख मुद्दे शामिल करना है। इन अगर गाइडलाइंस के बेस पर हम ऑडिट का संचालन करेंगे और रिपोर्ट का निर्माण करेंगे तो हमारी रिपोर्ट एक बहुत ही समग्र रूप में, संक्षिप्त रूप में और पूर्णता लिए हुए बनेगी। तो ये हमारा मॉड्यूल 3 था। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि संप्रेक्षण रिपोर्ट में बजट व्यय, बकाया, अनुदान, निर्माण कार्य, वित्तीय गड़बड़ी, गबन, नियम उल्लंघन जैसी विविध आपत्तियों का क्रमबद्ध व तथ्यात्मक विवरण होता है। यह रिपोर्ट पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। आइए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल में। तो अब हम लोग 4th मॉड्यूल में ये बात करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हमें संलग्न करके प्रस्तुत करना होता है रिपोर्ट के साथ। सबसे पहला आता है प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1974 का जो नियम 23 है उसमें 11, 12, 13 और 14 इसमें उल्लेखित किया गया है कि जो संपरीक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, उसे कुछ प्रमाण पत्र साइन करके संलग्न करना होता है। जो संपरीक्षा के दौरान जो जो चीजें उसने देखी उससे संबंधित ये प्रमाण पत्र होते हैं। तो ये सभी प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। इसके अतिरिक्त संपरीक्षा शुल्क ज्ञाप, अंकेक्षण शुल्क ज्ञाप यानी कि ऑडिट फीस मेमो, ये हमें संलग्न करना होता है। ऑडिट फीस मेमो क्या है? तो एग्जैक्टली ये है कि हम लोग जो ऑडिट कर रहे हैं उस निकाय पर ऑडिट करने की हम एक फीस इम्पोज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फी। तो ऑडिट फी ज्ञाप में हम बेसिकली उस निकाय की आय उसको उल्लेखित करते हैं। उसके आधार पर हम कैलकुलेशन देते हैं कि निकाय की आय इतनी है। उसके आधार पर वो जिस स्लैब में निकाय आता है उसके आधार पर 1% में है, 1.5% में, 2% में है, जो भी स्लैब में आता है निकाय की आय उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके हम उसे ये बताते हैं कि पिछले पुराने वर्षों की आपकी संपरीक्षा शुल्क इतना है और वर्तमान इस फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिट हुआ है उसका शुल्क इतना है और टोटल आपका संपरीक्षा शुल्क जो आज तक पेंडिंग है टिल डेट वो इतना है। तो ये हमारा एक अंकेक्षण शुल्क ज्ञाप होता है। अब बात ये आती है कि कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ऑडिट फी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज हैं ऑडिट फी कैलकुलेशन के, थोड़ा सा हम ब्रीफली उन चीजों को समझ लेते हैं। जैसे किसी भी निकाय के आय के प्रथम 5 लाख तक हम 2% ऑडिट फी लगाते हैं। इसके बाद 5 से 45 लाख तक हम 1.5% ऑडिट फी लगाते हैं और 45 लाख से ऊपर जब हम जाते हैं तो हम 1% ऑडिट फी लगाते हैं। तो जो टोटल इनकम होगी उस टोटल इनकम को हम इस टेबल में रख के 2%, 1.5% और 1% के बेस पर कैलकुलेशन करके ऑडिट फी निकालते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ निकाय हैं जिनसे हम पर फाइनेंशियल ईयर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 रुपए संपरीक्षा शुल्क लेते हैं। जैसे कि हमारी ग्राम पंचायतें हो गई, ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त हो गया गंगा जल न्यास, हमारे विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड जो होते हैं उनके संदर्भ में, मुख्यमंत्री राहत कोष, इन सभी निकायों से हम 1 रुपए ऑडिट फीस का 1 वित्तीय वर्ष का शुल्क भारित करते हैं।
इसके अतिरिक्त यदि कोई विशेष संपरीक्षा संपादित की जाती है, कई बार शासन के स्तर पर ऐसे दिशा निर्देश आते हैं कि किसी कारणवश, किसी प्रयोजनवश किसी विशेष संपरीक्षा का संपादन का कार्य हमारे विभाग को दिया जाता है। तो उस परिस्थिति में हम जो सामान्य संपरीक्षा दर होता है, मतलब वो निकाय जिस भी क्राइटेरिया में आ रहा है, अगर 1% क्राइटेरिया में आ रहा है तो उसका 3 गुना संपरीक्षा शुल्क हम भारित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्कूल्स होते हैं, शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, शैक्षणिक संस्थाओं में जो छात्रों की संख्या होती है उसके आधार पर हम संपरीक्षा शुल्क का निर्धारण करते हैं। तो समायोजित निधि और अन्य निधि, दो तरह की निधियां सामान्यतः होती हैं। तो छात्रों की संख्या जहां 500 तक होती है वहां समायोजित निधि में 150 और अन्य में 30। जहां 500 से 1500 लेकिन 1000 से कम, जहां इतने छात्र होते हैं वहां पर समायोजित निधि पर 300 और अन्य पर 60, और जहां 1000 से अधिक होते हैं वहां पर समायोजित निधि में 400 और अन्य निधि में 100। तो इस दर से हम संपरीक्षा शुल्क का जो है वो भारित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय हैं हमारे, उन विश्वविद्यालयों में हम फ्लैट 1%, वहां पर हमारा ये क्राइटेरिया नहीं चलता कि आय कितनी लाख में है, वहां फ्लैट 1% ये संशोधन हुआ है और 2005 से लागू हुआ है। तो 1/4/2005 के बाद से हम विश्वविद्यालयों से 1% अंकेक्षण शुल्क ले रहे हैं। तो इस तरह का अंकेक्षण शुल्क ज्ञाप बनाकर हमें संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है। इसके अतिरिक्त जो हमने पहले बात की थी कि जहां पर भी गंभीर वित्तीय अनियमितताएं होती हैं, समस्त गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरण में 14 बिंदु का पत्रक निर्माण कर पृथक से इसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करके कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। तो 14 बिंदु पत्रक बेसिकली है क्या, हम इस पॉइंट को इन बिंदुओं को समझ लेते हैं। बेसिक रूप से 14 बिंदु पत्रक के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी गबन की घटना या कोई भी वित्तीय गंभीर श्रेणी की वित्तीय अनियमितता हुई है, उसमें किस वित्तीय वर्ष में हुई है, कौन कौन उसके जिम्मेदार है, कितनी राशि है, और उस संदर्भ में किस वजह से, किन कारणों की वजह से वो वित्तीय अनियमितता उत्पन्न हुई है, और कारणों के साथ साथ हमारी अपनी अनुशंसा कि यदि रचनात्मक स्तर पर ये सुधार कर लिया जाए तो भविष्य में इस तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं होगी, और उस निकाय के द्वारा प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है, उस वित्तीय नियम मतलब दंडात्मक कार्यवाही क्या की गई है, ताकि भविष्य में वो वित्तीय अनियमितता किसी अन्य कर्मचारी के द्वारा दोहराई ना जा सके। तो ये सारी चीजें हमारे 14 बिंदु पत्रक में होती हैं। अब हम बिंदुवार इसको पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं। सबसे पहले हम उस स्थानीय प्राधिकरण का नाम लिखेंगे जिसमें हमें गंभीर वित्तीय अनियमितता दिखी है। उसके बाद हम संपरीक्षा का अवधि लिखेंगे, मतलब रेखा परीक्षा का कौन सा वित्तीय वर्ष है, 2023-24 का है। 23-24 की संपरीक्षा में यदि हमने गबन पकड़ा है तो उस वर्ष को अंकित करेंगे। इसके बाद क्या लेखा परीक्षा के द्वारा वो वित्तीय अनियमितता पकड़ी गई है या फिर स्वयं स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, मतलब उस खुद निकाय के कर्मचारियों के द्वारा उस वित्तीय अनियमितता को देखा गया है प्रथम दृष्टा, प्रथम स्तर पर, या फिर संपरीक्षा के दौरान ऑडिटर ने उसे प्रकाश में लाया है, उसे अंकित करेंगे। इसके बाद गबन, धोखाधड़ी और हानि के अंतर्भारित राशि जिसमें प्राप्ति शीर्ष और तारीख यानी अवधि का विवरण होगा उसे उल्लेखित करेंगे, यानी कि कितने रुपयों की या कितनी राशि की वित्तीय अनियमितता या कितने राशि का हानि या गबन हुआ है उसे उल्लेखित करेंगे। इसके बाद हम उल्लेखित करेंगे मामले की कार्यप्रणाली, मतलब ऐसी कौन सी कार्यप्रणाली थी जिसकी वजह से वो वित्तीय अनियमितता या गबन वहां पर हुआ है। इसके बाद गबन, धोखाधड़ी और हानि का स्वरूप क्या है, यानी कि वो गंभीर श्रेणी की है तो हमें उसे उल्लेखित करना होगा। यदि सिर्फ एक वित्तीय वर्ष की हमें दिख रहा है तो हम उसे यहाँ पर उल्लेखित करेंगे कि ये सिर्फ एक वित्तीय, फिर हमें लगता है कि नहीं ये पिछले वर्षों में भी हो सकती है, गंभीर श्रेणी की है, तो हम यहाँ पर वो चीज भी उल्लेखित करेंगे। इसके बाद आता है खयानत करने वाले का नाम तथा पदनाम, अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्षतः जो उस
गबन में शामिल है उसका हम नाम और उसका पदनाम यहाँ पर उल्लेखित करेंगे। इसके बाद हम उल्लेखित करेंगे उस धोखाधड़ी, गबन या हानि के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है। यानी एक व्यक्ति हो सकता है कि एक व्यक्ति डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हो और 2, 3, 4 लोग या एक व्यक्ति अप्रत्यक्षतः उसके लिए मतलब उसकी नॉलेज में वो चीजें हैं लेकिन उसको रोकने के लिए उसने कुछ नहीं किया, तो अप्रत्यक्षतः वो भी उसके लिए उत्तरदायी हो गया। या फिर कोई उसके ऊपर का अधिकारी है तो अप्रत्यक्षतः वो शामिल हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति हमें लगता है कि उस एक या एक से अधिक जितने भी व्यक्ति हमें लगते हैं कि उस गबन के लिए, उस गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी हैं, उनके नाम और उनके पदनाम यहाँ पर हम उल्लेखित करेंगे। वे कारण जिनकी वजह से गबन, धोखाधड़ी या हानि होना संभव हुआ है उसे हम बिंदु क्रमांक 9 में वर्णित करेंगे। इसके बाद 14 बिंदु पत्रक के 10वें नंबर पर हम उन नियमों को उल्लेखित करेंगे जिन नियमों की अवहेलना उस समय की गई है जिसकी वजह से ये गंभीर वित्तीय अनियमितता घटित हुई है। इसके बाद ऐसे विद्यमान नियमों में सुधार के लिए यदि बीइंग एन ऑडिटर हम कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम उसे वर्णित करेंगे कि यहाँ पर यदि ऐसा ना होकर ऐसा किया गया होता तो ये वित्तीय अनियमितता होने की संभावना न्यूनतम होती। इस तरह से हम अपने रचनात्मक सुधार, यदि हमारे कुछ अनुशंसा है या सुधार है तो हम उसे यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद क्या खयानत की रकम निधि में जमा कर दी गई, यानी कि जो गबन हुआ है, जो हानि या क्षति हुई है, वो राशि क्या उस व्यक्ति के द्वारा या उत्तरदायी व्यक्तियों के समूह के द्वारा निकाय के निधि में या शासन के निधि में जमा कर दी गई है, उसे हम अंकित करेंगे। मतलब गबन, जितनी राशि का गबन हुआ है वो जमा कर दिया गया है या नहीं, उसे अंकित किया जाएगा। और अंत में मामले में प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई, यानी उस वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी लोगों के ऊपर निकाय के द्वारा, निकाय के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा क्या कार्रवाई संस्तुत की गई है उसे हम अंकित करेंगे। तो ये सारी चीजें 14 बिंदु पत्रक के माध्यम से एक स्पष्ट गंभीर वित्तीय अनियमितता के मामले में स्पष्ट पिक्चर क्रिएट करेगा और ये एक अलग से बनाकर हमें उस संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, इन 14 बिंदु पत्रक के अलावा इसमें एक बिंदु रह गया है अभी, 14 बिंदु। 14वां बिंदु में हम यह उल्लेखित करेंगे, जैसे हमने पहले उल्लेखित किया था कि किसके द्वारा गबन को पकड़ा गया है। तो यदि अंकेक्षक के द्वारा पकड़ा गया है तो अब इतनी पूरी कार्रवाई हम करते आ रहे हैं, लेकिन यदि अंकेक्षक के द्वारा नहीं पकड़ा गया है बल्कि उस निकाय के स्वयं के द्वारा उस वित्तीय अनियमितता को देखा गया है और उसे उजागर किया गया है, तो हम उसे यहाँ पर निर्देशित करेंगे और कार्यालय में स्पष्ट तौर पर इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए बताएंगे कि निकाय के द्वारा ये गबन प्रकाश में लाया गया है। और फिर आगे की कार्रवाई निकाय का जो सहायक संचालक कार्यालय का जो सहायक संचालक होगा, कार्यालय के सहायक संचालक के माध्यम से संस्तुत की जाएगी। ये पूरे था 14 बिंदु पत्रक गबन का। इसके साथ रिपोर्ट के साथ एक अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है जिसे हम संक्षिप्त प्रतिवेदन कहते हैं, जो बेसिक रूप से उस पूरे प्रतिवेदन का ब्रीफ नोट होता है, जिसमें उसकी अवधि, क्या क्या देखा गया, कौन सी गंभीर वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आई और सुझाव, इन सारी चीजों को शामिल करते हुए एक संक्षिप्त प्रतिवेदन बनाकर अपने प्रतिवेदन के साथ संलग्न करके कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये ओवरऑल मॉड्यूल 4 के माध्यम से हमने ये जाना कि क्या क्या चीजें संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न करके हमें संपरीक्षा प्रतिवेदन को पूर्ण करना है। इसमें हालांकि प्रतिवेदन का भाग ही होता है कि जो हमारी पुरानी उस निकाय का पुराना संपरीक्षा रिपोर्ट है, पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें जो आपत्तियां आई हैं उन आपत्तियों का हम पुनरावलोकन बनाते हैं, जिसमें बात होता है कि इस वित्तीय वर्ष में, जैसे मान लीजिए 2000 में ऑडिट हुआ तो 2000 में इतनी आपत्तियां पाई गई, 2000 उसके बाद 2000 के बाद 2000 मान लीजिए 10 में ऑडिट हुआ तो 2010 में उसका डिटेल आ जाएगा। यदि कंटिन्यूएशन में हर साल ऑडिट हो रहा है तो हर वित्तीय वर्ष में जो जितनी आपत्तियां हमें दृष्टिगोचर हुई उन सारी आपत्तियों का एक समरी बनाई जाती है जिसे पुनरावलोकन कहा जाता है, वो भी साथ में संलग्न करके
हम कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू था मॉड्यूल 4 के माध्यम से कि हमें कौन कौन सी चीजें संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न करके कार्यालय में प्रस्तुत करना है। इस मॉड्यूल से हमने सीखा कि प्रमाण पत्र, अंकेक्षण शुल्क और 14 बिंदु पत्रक संपरीक्षा प्रतिवेदन के आवश्यक दस्तावेज होते हैं जो गंभीर अनियमितताओं की सूचना और वैधानिकता सुनिश्चित करते हैं। संक्षिप्त प्रतिवेदन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस तरह से इस चारों मॉड्यूल के माध्यम से लर्नर्स आपको ये समझ आया होगा कि बेसिकली संपरीक्षा प्रतिवेदन क्या होता है, इसको बनाते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ों को हमें इसमें शामिल करना चाहिए जिससे हमारा प्रतिवेदन तर्कपूर्ण हो, हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, हम केवल आलोचक मात्र बन के ना रह जाएं, बल्कि हम रचनात्मक चीजें, क्रिएटिव चीजें भी इसमें ऐसे डालें जिससे वो निकाय भी हमारे प्रतिवेदन को पढ़कर उसको एक गाइडलाइन मिले कि हाँ, हमें अपने निकाय में इन चीजों को अगले फाइनेंशियल ईयर में अमल में लाना है ताकि हम और अच्छा अपने आप को सुदृढ़ कर सकें। तो आप लोग ओवरऑल इतने चारों मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इस लेवल पर पहुंचे होंगे कि हमें ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है, कौन कौन से बिंदुओं को हमें ऑडिट रिपोर्ट पर शामिल करना। हमने 15 बिंदुओं के माध्यम से उन चीजों को भी समझा कि कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं, बेसिक आपत्तियां हैं जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करना ही करना है। इसके अलावा आपने ये भी समझा कि एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन कैसे क्रिएट किया जाता है। मैंने 7-8 बिंदुओं के माध्यम से उनको समझाया था कि आपत्ति विवरण की तैयारी कैसे की जाती है। तो अगर उन 7-8 बिंदुओं को फॉलो करेंगे तो आपकी आपत्ति बहुत ही व्यवस्थित बनेगी, संक्षिप्त बनेगी, लेकिन संक्षिप्त होने के बाद भी पूर्णता लिए हुए होगी, मतलब होलिस्टिक होगी। उसके साथ तर्क भी होंगे, वो हाइपोथेटिकल नजर नहीं आएगी। प्लस साथ में अंतिम रूप से अपन लोगों ने ये समझा, आपको अब एक पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से दस्तावेज हमें साथ में संलग्न करने हैं ऑडिट रिपोर्ट के। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसीजर, इस पूरे लर्निंग सेशन के माध्यम से आपका एक होलिस्टिक व्यू डेवलप हो गया होगा कि संपरीक्षा रिपोर्ट बेसिकली क्या है, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, उसे कैसे बनाना है और किन किन चीजों के साथ, किन दस्तावेजों के साथ उसे कार्यालय में प्रस्तुत करना है। आपने इन चारों मॉड्यूल्स को सुनने के बाद लास्ट में एमसीक्यूज फिल करना है और इन एमसीक्यूज के माध्यम से आपका एक असेसमेंट किया जाएगा और उस असेसमेंट के बेसिस पे आप जो एमसीक्यूज फिल करेंगे उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो आपका भी विजन क्लियर होगा कि आपने इस पूरे लेक्चर्स के माध्यम से कितनी चीजें ग्रहण की हैं। तो आई होप आप सब लोग इसे कंप्लीट करेंगे। अब जब हमने यह प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो आइए एक नजर डालते हैं कि हमने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एक संक्षिप्त परिचय से क्या सीखा। हमने सीखा कि लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संपरीक्षा प्रक्रिया का अंतिम कानूनी और निष्कर्ष आधारित दस्तावेज होता है जो वैधानिक नियमों पर आधारित होता है। हमने समझा कि रिपोर्ट की भाषा विनम्र, तथ्यात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए तथा आपत्तियों का निर्माण तार्किक व प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। हमने जाना कि प्रारूप प्रतिवेदन में 16 प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वित्तीय, प्रशासनिक और लेखा संबंधी आपत्तियां सम्मिलित की जाती हैं। हमने सीखा कि प्रमाण पत्र, अंकेक्षण शुल्क, 14 बिंदु पत्रक और संक्षिप्त प्रतिवेदन जैसे दस्तावेज संपरीक्षा रिपोर्ट के अनिवार्य अंग होते हैं।